दोस्तों, आप देख रहे हैं करंट न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ साक्षी। दोस्तों, आज मेरे साथ हैं कांग्रेस के जुझारू नेता और प्रियंका राहुल गांधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश शर्मा। सर, सबसे पहले यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि कांग्रेस पार्टी है, इतनी बड़ी पार्टी है, इतने संगठन है, फिर भी आपने एक अपनी सेना प्रियंका गांधी जो सेना संगठन बनाया है, उसका क्या ज़रूरत क्या पड़ गई उसको बनाने की? देखिए, राहुल प्रियंका गांधी सेना आज पूरे देश में मैं समझता हूँ 1 करोड़ से ऊपर लोग जुड़ गए हैं, बहुत तेज़ी से जुड़ रहे हैं। इसमें कांग्रेस के बहुत नेता हैं, कार्यकर्ता हैं जो काम करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं वो गुमराह हो गए हैं, नेताओं के टच से दूर हो गए हैं, उनको सम्मान नहीं मिला है। हमारी नेता प्रियंका गांधी जी का आदेश है कि एक ऐसी सेना तैयार करी जाए जो पूरे भारत में अपनी हो, अपने लोग हों, जो निस्वार्थ काम करे पार्टी के लिए। और मैं समझता हूँ पूरे देश में इस तरह के लोग जुड़ रहे हैं, काम करने वाले, और दिन रात सेना बढ़ रही है। हर आदमी कांग्रेस की आवाज़ उठा रहा है, अपने नेता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है, घर घर जा रहा है। ब्लॉक लेवल से लेके मैं कह रहा हूँ कोई जगह ऐसी बची नहीं है, कोई ऐसा स्टेट नहीं बचा जहाँ सेना के लोग इकट्ठे ना हो गए हों। और इनका मकसद यही है कि देश में कांग्रेस का परचम लहराए और हमारे देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बने। तो सर, कितने राज्यों में ये संगठन जो जुड़ चुके हैं, लोग जुड़ चुके हैं, कितने सदस्य हैं वो जुड़ चुके हैं? मैं समझता हूँ 1 करोड़ से ज़्यादा लोग हो गए हैं, हर स्टेट में हैं, कोई स्टेट छूटा नहीं है जिसमें ना हो। हर जगह काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया में हंगामा मचा रखा है। हर अपने नेता, हमारे नेता जो भी आदेश देते हैं, जो भी बात रखते हैं मीडिया में, उसको ज़ोर शोर से घर तक पहुँचाते हैं। और ये भी बताते हैं कि हम कैसे थे और बीजेपी वाले कैसे हैं। हम जनता के लिए बने, जनता की सेवा भावना से काम करें। और बीजेपी वाले को तो लोग देख ही रहे हैं क्या देश में हाल है, किसी को बकस नहीं रहे हैं। महंगाई डायन थे हमारे टाइम में, आज विकास बन गई है। पेट्रोल डीजल में आग लग रही है, गैस सिलेंडर मिल नहीं रहे हैं, सब्सिडी हटा दी है। जैसे रिलायंस ने वो जियो फ्री करा था ना, इसी तरह ने सब्सिडी दिखा के बेवकूफ़ देश को बना दिया। और हमारे देश के मुखिया मस्त हैं भजन सुनने में, चुनाव जीतने में, बंगाल लूटने में। कहीं ना कहीं सोचना पड़ा, जिस देश ने आपको वोट दिया, जिस देश ने आपको जिताया, उनके साथ धोखा क्यों? धोखा नहीं करना चाहिए जनता के साथ। सत्ता सब कुछ नहीं है, सत्ता आनी जानी है। हमें विश्वास जितना अपने लोगों का, उनकी मदद करनी है, दुखियारों के दुख दूर करने हैं, रोजगार देने हैं, नौकरियां देनी है, व्यापार ठीक करने हैं, छोटे छोटे व्यापारी खड़े करने हैं, भारत को 21वीं सदी में ले जाना है। वो सब इनकी पहुंच से बाहर है, इनकी सोच से बाहर है। इनकी सोच नहीं है, इनका सोचना है सत्ता पानी है, हर हाल में पानी है, कैसे भी पानी है, झूठ बोलकर पानी है, पर सत्ता पानी है। लेकिन सर, जैसे इतनी परेशानियां हैं, इतनी परेशानियां आ रही हैं, आपने इतनी परेशानियां गिनवा दी हैं सरकार की, लेकिन कांग्रेस का देखा जाए तो अब तक अध्यक्ष ही नहीं चुना गया है। तो क्यों हम इतनी परेशानियां देख रहे हैं, लेकिन सबसे पहले जब हमें अपना अध्यक्ष ही नहीं चुना है? देखिए, कौन कह रहा अध्यक्ष नहीं चुना गया? हमारी अध्यक्ष हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी। उनके नेतृत्व में पंजाब में आपने देखा कैसे जीत रहे हैं, जहाँ चुनाव और हम जीत रहे हैं। हम राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जीते हैं। ऐसा नहीं, अध्यक्ष हैं हमारी सोनिया गांधी जी हैं, और उनके नेतृत्व में पूरी कांग्रेस संगठित होकर काम कर रही है। और अगला अध्यक्ष जो चुनना है वो हम सब मिलकर बैठ के चुनेंगे। अभी कोरोना का समय था, उसको देखते हुए टाल रहे हैं, लेकिन अध्यक्ष हमारे आने वाले समय में राहुल गांधी होंगे। हमारी आत्मा ने, हमारे दिल ने चुन रखा है, क्योंकि वो सच्ची बात करते हैं, सच की लड़ाई लड़ते हैं। वो कभी भी गुमराह नहीं करते, वो जो बोलते हैं दिल से बोलते हैं, और सबकी मदद करने की बात करते हैं, सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं। झूठ नहीं बोलते, जुमला नहीं छोड़ते। उनकी हर बात को जुमले की तरफ घुमाया जा रहा है। आजकल बीजेपी ये काम कर रही है। उन्होंने कहा कि चाइना हमारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया, झूठ नहीं बोला। उन्होंने कहा जीडीपी गिरने वाली है, गिरी, किसने? झूठ नहीं बोला। उन्होंने कहा महंगाई बढ़ने वाली, महंगाई बढ़ी। उन्होंने कहा कि नोटबंदी से देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा, हुआ। जीएसटी से देश का बेड़ा गर्क हुआ। वो जो कहते रहे, एक बात सच रही। वो चिंता करते हैं, वो ऐसे परिवार से हैं जो देश की शहादत दे के आए हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने देश के लिए जान दी, राजीव गांधी जी ने देश के लिए जान दी। इन्होंने क्या करा बीजेपी वालों ने? इन्होंने तो लूटा है, कहा था हम देश नहीं बिकने देंगे, हम देश नहीं झुकने देंगे। आज देश बिक भी रहे हैं और बड़ी तेज़ी से बिक रहे हैं। झुक तो गया ही है। झुक ऐसे गया कि इंडिया गेट पर पहली दफ़ा 26 जनवरी परेड में कोई वीआईपी या कोई विदेशी नहीं आया डर के मारी, ये झुक ही गया देश। लोग आज हम 148वें नंबर पे हैं। हम कहाँ देश को ले जाने चाहते थे? 1 नंबर पर। तो सोचिए कहाँ देश चला गया है इस सरकार के होते हुए। दिन पर दिन गिर रहा है। माफ़ नहीं करेंगे हमारे बच्चे,
भविष्य में, क्योंकि हम उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम ऐसी सरकार ले आए हैं, ना तो उनके लिए व्यापार है, ना भोजन है, ना नौकरियां हैं। पढ़ा लिखा नौजवान क्या करे? कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, बेटियों को तो जेल में डाल रही है। 18 साल की बेटी हो चाहे 25 साल की बेटी हो, इनके पूरी फौज लग जाती है भारतीय जनता पार्टी की, पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो। एक 18 साल की बच्ची को जिसने लोकतंत्र में, जनतंत्र में अपनी बात का कह दिया है। ट्विटर से तो सरकार बनी थी, व्हाट्सएप से सरकार बनी थी, अब उसको भी बैन कर देंगे, आदमी की आज़ादी को खत्म कर देंगे। कब तक ऐसा ये देश बर्दाश्त करेगा? अब वो दिन दूर नहीं जिस दिन ये आगे होंगे, आगे आगे भागें, देश पीछे पीछे होगा। अब वो समय आ गया है। हम तो देश के साथ खड़े हैं, देश की जनता के साथ खड़े हैं, सुख दुख में खड़े हैं। सत्ता के भूखे नहीं हैं, पर देश के भूखे जरूर हैं। सर, आपने बात कही 18 साल की लड़कियां जिन्हें जेल में डाल देते हैं, 21 साल की लड़कियां जिन्हें जेल में डाल देते हैं, लेकिन जब वही लड़कियां देश के विरोध के बारे में कुछ ऐसा करें जो देश विरोधी करते हैं, वो ऐसा कुछ कर रही हैं, तो क्या वो गलत नहीं है? क्या उन लड़कियों को सज़ा नहीं होनी चाहिए, उनको जेल नहीं होनी चाहिए जब वो कुछ देश के विद्रोह में कर रही हैं? अगर किसान का समर्थन देशद्रोही है तो मैं कह रहा हूँ पूरा संसार कर रहा है समर्थन। क्या भारत सारा संसार देशद्रोही है? बच्ची है, समझती है, उसको आज़ादी है, छोटी छोटी बेटियां सबके घर में हैं। आप 21वीं सदी की बात कर रहे हैं। क्या किसान का समर्थन करना अगर देशद्रोही है तो फिर सबसे पहला देशद्रोही मैं हूँ। मेरी कांग्रेस है, मेरा नेता राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, सोनिया गांधी है, समस्त कांग्रेस के कार्यकर्ता और समस्त किसान देशद्रोही हैं जो किसानों के सुख दुख में खड़ा होना चाहते हैं। ये सरकार की सोच बदलनी होगी। कहीं ना कहीं चोर डरता है क्योंकि उससे पता चोरी करी है, इसलिए ये लोग डर रहे हैं। किसान की बात नहीं करेंगे, किसान को बिल्कुल रोड पर छोड़ दिया है। इस तरह की बात करेंगे, किसी को भी कहाँ बोलने की आज़ादी, आप खुल के नहीं बोल सकती हैं। मीडिया वालों पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। आप सरकार के गुण गाएंगी तो ठीक है, जहाँ उनकी कमियाँ बताएंगी तो आप पर भी मुकदमा दर्ज हो जाएगा, आपकी नौकरी चली जाएगी। इस तरह कांग्रेस पार्टी नहीं करती थी। कांग्रेस पार्टी अपने काम में विश्वास रखती है और रखती रहेगी। चलिए सर, अब बात करते हैं कि ये तो खुशी की बात है कि चीनी सेना जो है वो पीछे हट रही है, पर बहुत ज़्यादा तंज कसे जा रहे हैं इस बात पर कि नहीं कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है कि। लेकिन जब इतनी खुशी की बात है तो क्यों विपक्ष पार्टियां, क्यों कांग्रेस पार्टियां ये बोल रही है, तंज कस रही है कि नहीं? ये कैसे खुशी की बात है? कौन सी खुशी आप बताइए? हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमारी ज़मीन पे कोई घुसा ही नहीं है, तो पीछे कहाँ हट रहे हैं? ये सवाल बहुत बड़ा खड़ा कर दिया प्रधानमंत्री जी ने। जब ज़मीन में घुसा ही नहीं तो पीछे कैसे हट रहे हैं? कौन सी खुशी की बात है? इसका मतलब ज़मीन में तो घुसे थे, अगर आज पीछे हट रहे हैं तो, या बर्फ़ से पीछे जा रहे हैं, दाढ़ी से पीछे नहीं जा रहे हैं। कहीं ना कहीं बर्फ़ पड़ी है, कुछ पीछे हटे हैं, पर कब्जा नहीं छोड़ा है। फिर गर्मी में आ जाएंगे, फिर ज़मीन पर कब्जा कर रखा है। तो सबसे बड़ी बात यह है, खुशी की बात नहीं है, दुख की बात है कि भाई हमारे प्रधानमंत्री ने देश से झूठ बोला कि 1 इंच अंदर नहीं घुसे हैं। बस अगर हम इस पर खुशी मनाएं तो हमारे जैसा मूर्ख इस देश में होगा नहीं। और इसी तरह अगर हम कश्मीर की बात करें, 370 एक्ट हटने के बाद बोला गया था कि अब शांति हो जाएगी, जम्मू कश्मीर में बिल्कुल शांति रहेगी, कोई गोलियां नहीं चलेंगी, कोई लड़ाई नहीं होगी। पर इस वक्त जो सुनने में आ रहा है कि ट्वीट पे ट्वीट हो रहे हैं कि नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, आपको क्या लगता है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 370 कोई बड़ा मसला नहीं था ना, उसका भी ध्यान देना चाहिए था। जो पुराने इतिहास, जो कानून बन गए हैं, अभी ज़रूरत थी रोटी कपड़ा और मकान की। आपने अब तक सबको नज़रबंद कर रखा है, जेलों में डाल रखा है। एक तरह से इमरजेंसी जैसा माहौल है, कोई भी गुंडा आके हमारे पुलिस वाले भाइयों को मार जाता है, तो एक डर और खतरे का माहौल है। कश्मीर में हम जाते थे घूमने डल लेक पर बड़ी खुशी से, अब डरते हैं। आप ज़मीन लेके दिखाओ ना, अगले दिन परिवार ही मार दिया जाएगा। तो किस तरह का 370 था, वेट कर लेते। अभी बहुत देश में समस्याएं थी, मुद्दे थे। जो लोग, नेपाल जैसे लोग हमारे देश पर कब्जा करना था, उनको धमकाना चाहिए था। चाइना घुस रहा, उसको रोकना चाहिए था। देश की गिरती अर्थव्यवस्था को रोकना चाहिए था। रोजगार खत्म हो गया, उनको बढ़ाना चाहिए था। कोरोना देश में आ गया, उन पर लड़ना चाहिए था। उसकी कोई बात नहीं करी। बस 370, राम मंदिर, मेरे से बड़ा भी कोई राम का भगत हो सकता है क्या? आप देखो, मेरे घर में राम का मंदिर, मेरे घर में हनुमान का मंदिर है। क्या मैं उस राम मंदिर, राम ने कभी कहा है कि मेरे मंदिर बनाने में लोगों से भीख मांगो, लोगों की बलियां चढ़ाओ? राम ऐसे नहीं थे। राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, जो सत्ता और इस लालच को छोड़कर जंगलों में भटके, जंगलों में रहे। इसी से सीखना चाहिए था हमारे देश के मुखिया को। इसी से देख के राम कैसे थे। राम को भी बदनाम कर रहे हैं, राम का भी बुरा हाल कर दिया इन्होंने। राम भी कहना कि इनसे दुखी होंगे, खुश नहीं है।
जब भी कोई सरकार से रिलेटेड कोई भी डिसीज़न आता है, कोई भी निर्णय वो लिया जाता है, लेकिन विपक्ष पार्टियां उसके अगेंस्ट ही रहती है, कभी ये नहीं कि सपोर्ट। क्या वो हर निर्णय उनका गलत ही होता है या फिर सूट ही नहीं करता है विपक्ष को वो निर्णय? देखिए, जब से 6 साल से सरकार पार्लियामेंट में आई है, अपनी मर्जी के कानून पास कर रही है, कोई समर्थन नहीं करे, किसी से बात नहीं करी। जैसे 3 तलाक, किसानों का, इस पर बात नहीं करी। अपने बिल पास करे, ताला लगा दिया, हरिसन ताला, जैसे इनके बाप की पार्लियामेंट हो। ये हमारा मंदिर है, इस मंदिर का भी अपमान कर रहे हैं लोग। कहीं ना कहीं ये सरकार ने जो जो भी काम करे हैं, सब चोरी छिपे मन में पाप से करे हैं और कभी कामयाब नहीं होंगे। आप 3 तलाक की बात करते हो, अपने परिवार को भी देख लो, हैं, अपनी बहन बेटियों को भी देख लो जो परेशान हैं। पहले तो उनको शिक्षित, पढ़ाने, रोटी की बात करते ना। इन्होंने सब वो काम करे जिससे धर्म और राजनीति के झगड़े बने, लोगों में फूट डलें, हिंदू मुसलमान के झगड़े हों। अब तो सरदार और अदर जात के भी झगड़े करा दिए हैं। ये लोग सिर्फ अंग्रेजों की नीति पर चल रहे हैं, फूट डालो और शासन करो। इनमें ताकत नहीं है देश चलाने की। ये देश चलाना जानते तो आज देश 21वीं सदी में नहीं जा रहा, वापस 1947 में चल दिया है, जहाँ से हम लेकर आए थे। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस भारत को बनाने के लिए। हर आदमी दुखी है, परेशान है। हर आदमी, हिटलर याद आता मुझे आज। हिटलर के ज़माने में कहा जाता था कि उसको विकास कहते हैं, अपने प्राण बख्श दें। आज लोग प्राण ही बचाना चाहते हैं। कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा, कोई बोले तो जेल में, झूठे मुकदमे, लाल किले पे खुद ये झंडे फहरवा देते हैं, खुद ही अपने आदमी बेच के झगड़े करा देते हैं, किसान को आतंकवादी, खालसा बता देते हैं। ये कहाँ की राजनीति है? किसान मेरा भगवान है, किसान मेरा अन्नदाता है। वो है तो हमें, अगर वो नहीं तो ये भारत भी नहीं। लेकिन जैसा आपने कहा कि किसान, मतलब सरकार अपने आदमी भेजकर वहाँ लाल किले पे भेज देती है, वो भेज देती है। क्या आप कैसे कह सकते हैं कि वो सरकार के ही आदमी थे, वो बीजेपी के ही आदमी थे? हो सकता है जिस तरह से अभी पकड़े गए हैं, उसके बारे में निकले हैं, जेल में डाला है, वो भी अलग हो सकते हैं। क्यों आप ये कह रहे हैं कि वो बीजेपी की ही आदमी थे या बीजेपी सरकार के ही भेजे हुए लोग? आपने एक नाम तो सुना होगा, दीप संधू जी। दीप संधू की फोटो हेमा मालिनी के साथ, धर्मेंद्र के साथ, सनी देओल के साथ, गृह मंत्री जी के साथ, प्रधानमंत्री के साथ, वहाँ बंद कमरे में। मेरी हिम्मत नहीं, मैं फोटो प्रधानमंत्री से खिंचवा लूँ। और बंद कमरे में कौन बैठता है? जो अपना खास होता है, जो षड्यंत्र करता है, जिसको बैठ के समझाया जाता है। किसान क्या लाल किले जाना चाहता था? किसान इंडिया गेट तक आना चाहता। सही मायने में तो सरकार को 26 तारीख को परमिशन नहीं देनी चाहिए थी। हमारा लोकतंत्र का पर्व था, उनको पता था पुलिस वहाँ बिजी होगी, और दे भी दी तो इन्होंने रास्ते में कांटे लगा दिए। जो रास्ता चुना था वहाँ जाने नहीं दिया, जान के इंडिया गेट तक, लाल किले तक ये लोग ले गए और जो चाहते तो कराया। रही बात जो मुकदमे झूठा बंद कर रहे हैं, मैं दावे से कहता हूँ मेरे भारत के झंडे का अपमान किसी किसान ने नहीं करा। अपमान जब 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने एक कानून बनाया था, जब ये भगवा तिरंगे झंडे का अपमान करते तो उन्होंने कानून बनाया था कि ना कोई तिरंगे को फाड़ेगा, ना जलाएगा, ना पैर के नीचे रौंदेगा। इसको अपमान कहा जाता था। आप बताइए, किसने फाड़ा, उस पर कुछ लिखा या रौंदा या जलाया? एक भी ऐसी फोटो देखने को नहीं मिलेगी। ये सब सरकार का खेल था। सरकार चाहती थी इसके माध्यम से झूठे मुकदमे बना के किसानों को यहाँ से भगाया जाए। ये तो किसान हिम्मत वाला जो आज भी बॉर्डर पर खड़ा है क्या सरकार उनकी सुन रही है? नहीं सुनेगी। ये गूंगी बहरी सरकार है, बिल्कुल नहीं सुनेगी। और मैं समझता हूँ अब तो देश की जनता को रोड पर आना पड़ेगा, इस सरकार को सबक सिखाना पड़ेगा। लेकिन जब हल नहीं निकल रहा है, किसान के बैठने से हल नहीं निकल रहा है, मीटिंग हो रही हैं, 10 बैठकें तो हो भी चुकी हैं, सरकार तो हल निकाल नहीं रही है, पर सरकार भी कह रही है कि बातचीत कीजिए। तो और कब तक ये आंदोलन चलने वाला है? जब नहीं सुन रही है तो कुछ तो हम निर्णय लेंगे, कुछ तो किसानों को ही लेना पड़ेगा जब सरकार नहीं ले रही है। आप बताइए। बस सरकार कहते आओ हमसे बात करो, हम काला कानून वापस नहीं करेंगे। आओ बात करो, हम काला कानून वापस नहीं करेंगे। ये कैसी बात कर रही है? किसान जब बैठा है, जब किसान के लिए कानून है, वो इसको पसंद नहीं कर रहा है, तो क्यों? इस काले कानून का रिजल्ट पंजाब ने देखा। बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है, एक सीट नहीं मिली है। यही अब देश में होने वाला है। पर डर तो एक बात का सताता है, जिसका मैं हर बार आवाज़ उठाता हूँ। ये सरकार ईवीएम की सरकार है। आज ईवीएम हटा दो, इसका सुपड़ा साफ हो जाएगा। हमारे जो भगवान मोदी जी हैं, एक कोई उनको वोट देने वाला नहीं है। देश का हाल जैसा बना दिया, किसी से छिपा नहीं है। हर आदमी किसान से जुड़ा है, क्योंकि रोटी, कपड़ा और मकान सब देन है किसान की। अगर किसान ही नहीं रहेगा तो ये भारत भी नहीं रहेगा। ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ये लोग हत्या पे हत्या, बलात्कार पे बलात्कार इनके राज में हो रहे हैं। बुरा हाल हो रहा है, क्राइम बढ़ गया है, पर इनको फ़र्क नहीं पड़ता। इनको तो बंगाल जीतना है, बंगाल के बाद अगली स्टेट जीतनी है। बस जीतना है, जीतना, जीत कर उनको नरक में डाल देते हैं।
साथ ही कितने किसान इस आंदोलन को लेकर अपनी जान गंवा चुके हैं, आपको क्या लगता है? 200 के आसपास गवा चुके हैं। 200 आदमी बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। इनको पता ही नहीं है। अभी ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट टीम ने मैच जीत लिया, प्रधानमंत्री जी एकदम बधाई दे देते हैं जैसे प्रधानमंत्री ने बॉलिंग करी हो बैटिंग करी हो। किसान मर रहा है, मुंह बंद कर लेंगे। किसान इतने हाहाकार दिल्ली में मचा था, प्रधानमंत्री जी एनसीसी में डांस देखने चले गए थे अगले दिन 27 तारीख को। किसान तो ऐसे निकाल के फेंक दिया है जैसे कोई मुद्दा ही नहीं है। कह रहे आंदोलन मत करो, घर चले जाओ। अरे वाह प्रधानमंत्री जी, बख्श दो इस देश को। अडानी दोस्ती करनी चाहिए, अच्छी बात है। अडानी और अडवाणी से इतना जो दोस्ती इन्होंने रिलायंस से करी है, वो कहने के देश को घातक नुकसान पहुंचाने वाली है, इस देश को बर्बाद करने वाली है, किसानों को अपने घर में नौकर बनाने वाली है, किसानों को बच्चों को बर्बाद करने वाली है। ये प्रधानमंत्री जी को समझ में नहीं आ रहा। सर आखिरी सवाल हम तेल का करेंगे, बढ़ते तेल के दामों का करेंगे। जिस तरह से तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी इससे पहले तब भी दाम बढ़ रहे थे, अब भी दाम बढ़ रहे हैं, पर हल्ला इस बार इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है उसके पीछे? देखिए, कांग्रेस की जब सरकार थी, मनमोहन सिंह जी जब सरकार थी, हमने कच्चा तेल 120 रुपये लीटर खरीदा और अपनी जनता को 60 रुपये दिया। इसमें भी इनको आग लग गई थी, महंगाई। और अभी इनके राज में तो फ्री में मिला तेल, कोरोना के टाइम में कच्चा तेल फ्री में मिला है, तो भी इन्होंने 70 रुपये 80 रुपये बेचा है। कहीं ना कहीं देश में लूट मच रही है। अगर ये जनता से प्यार करते या इनके दिल में जनता के लिए दर्द होता तो ज़रूर बैठ के कोई ना कोई निर्णय निकालते। जनता जाए भाड़ में, सत्ता इनको चाहिए। महंगाई देख लीजिए, बेरोज़गारी देख लीजिए, व्यापार ख़त्म हो गए हैं। सुबह की रोटी है तो शाम की नहीं है, शाम की है तो सुबह की नहीं है। इस तरह से देश का हालात कभी किसी ने सपने भी नहीं सोचा था कि देश स्थिति में आ जाएगा। मैं सच कह रहा हूँ, देश 1947 में चला गया है। 1947 में भी रोटी तो थी, अब लोगों से रोटी भी खुशने वाली हैं। ये जिस आदमी के साथ बैठ के खाना खाते हैं, मैं बंगाल की बात कर रहा हूँ, बंगाल का ही अब खाना छीनने वाला है, उनकी थाली खाने वाली है। ये बिहार में गए थे, बिहार में खाना खाया, वहाँ भी थाली छीन गई। बिहार के लोग भी परेशान हो गए हैं बहुत जल्दी। कहीं ना कहीं ये लोग जनता के लोग नहीं हैं, ये लोग सत्ता के लोग हैं। इनको सत्ता चलानी नहीं आती है, इनको सत्ता का अनुभव नहीं है। ये शोर मचाना जानते हैं, इवेंट करना जानते हैं। वो विपक्ष में थे तो भी करते थे, आज हैं तो भी कर रहे हैं। ये इवेंट से बाहर नहीं आ रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं देश को। इसका हर्जाना हमारे आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। उनको देखना पड़ेगा कि देश ने किस बाबा को चुन लिया जो कहाँ से कहाँ ले गया। अगर फिर से कांग्रेस सरकार आ जाती है तो क्या बदलाव, क्या ये बेरोजगारी, क्या ये परेशानियां ढल जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी? क्यों, कितना बदलाव फिर आएगा? देखिए, मैं समझता हूँ अगर हमारी सरकार आ जाती है तो सबसे पहले ये अडानी रिलायंस को जेल में डालेंगे हम। जो भारत में लूट मचाई, पैसा लूटा है, जो उनके यार दोस्त ले लेके भागे हैं, उन सबको उठा के लाएंगे। काला धन नहीं, वो वाइट ही धन ले गए हैं। फिर बाबा का झोला भी चेक करेंगे, इनके मंत्रियों की सब चेक करेंगे कि टॉयलेट में क्या घपला हुआ, गंगा में क्या घपला हुआ, रोड में क्या घपला हुआ, इस देश को बेचने में कितनी कमीशन किसको मिली, राफेल में कितना माल आया। सब चीज़ की इंक्वायरी होगी और पैसा छीन के अपने भारत के कामों में लगाएंगे। जो इन्होंने बेच दिया वापस, तो बड़ी बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े एयरपोर्ट, बड़े बड़े सब देश की धरोहर हैं, ये देश को ही समर्पित करेंगे और देश का हर आदमी मिलजुल के काम करेगा। भारतीय रेल को वापस लाएंगे, एयरपोर्ट को वापस लाएंगे, बड़ी बड़ी जो ने पेट्रोलियम बेच दिया उसको वापस लाएंगे। सब भारत की चीज़ बनाएंगे, भारत की संपत्ति बनाएंगे। अडानी और रिलायंस के नहीं, अडानी रिलायंस जैसे को तो जेल का रास्ता दिखाएंगे। छोड़ने वाले हम भी नहीं हैं, समय की इंतजार है। तो ये थे हमारे साथ जगदीश शर्मा जी। अब हमने उनसे बात की, उनसे जाना कि हर चीज़ का जो सवाल, उन्होंने बखूबी हर चीज़ का जो जवाब दिया है, हर चीज़ के बारे में बताया है। और आप भी अगर ऐसी और खबरें देखना चाहते हैं और हम बात करेंगे और लोगों से देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप देखते रहिए करंट न्यूज़ मेरे साथ, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।